नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंप दी है। और देखो, इससे संबंधित एक पहले हमने बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था, उसे भी रिवाइज करेंगे, उसे आज की इस डिस्कशन में शामिल करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है, डिजास्टर से बेहतर ढंग से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाया जाए। एक हमारा आर्टिकल कल का बाकी था हिंदू का, कि एक्सपोर्ट के मामले में वियतनाम और बांग्लादेश से हम क्या लेसन्स सीख सकते हैं। तो तीन इश्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज के इस आर्टिकल को डिस्कस करें, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने पहले एक आर्टिकल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस किया था, उसे आप रिवाइज कर लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। फिर इस आज के आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है और यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार या फिर उससे पहले फाइनेंस कमीशन को गठित करेंगे। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को। हालांकि देखो, वो रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद से ही राष्ट्रपति के द्वारा जो कि काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को माना जाता रहा है। कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी जाती है? सबसे पहले नेट टैक्स प्रोसीड्स। देखो, नेट टैक्स प्रोसीड्स का मतलब ये होता है वो टैक्स जिसको डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर सेस, सरचार्ज, ये होते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इनको डिवाइड नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सेस और सरचार्ज से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो ये सेस और सरचार्ज से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू नेट टैक्स प्रोसीड के अंदर नहीं आता है। तो वही रेवेन्यू आता है नेट टैक्स प्रोसीड्स के अंदर, जो डिवाइड किया जाना है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो फाइनेंस कमीशन एक तरफ ये रिकमेंड करता है इस नेट टैक्स प्रोसीड्स में से कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। इसे कहा जाता है वर्टिकल डेवल्यूशन। मान लीजिए फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिकमेंड कर दिया गया नेट टैक्स प्रोसीड्स का 41% मिलेगा स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 59% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन के द्वारा यह भी रिकमेंड किया जाता है कि इस 41% रेवेन्यू को फर्दर विभिन्न स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए 100 करोड़ डिवाइड करने थे, 59 करोड़ मिल गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी 41 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन आगे भी आपको पता है हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के बीच ये 41 करोड़ कैसे डिवाइड किए जाएंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट इन एड दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करता है किन प्रिंसिपल्स के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट इन एड दे सकता है। देखो, जो ग्रांट इन एड होती है वो लोन नहीं होता। लोन आप किसी को देते हो, उसे लोन वापस आपको चुकाना पड़ता है, लेकिन आप किसी को ग्रांट देते हो वो एक प्रकार से मदद होती है। नेक्स्ट फंक्शन, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्टेट्स के द्वारा अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को बूस्ट करने के लिए, ताकि स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकें। सबसे लास्ट में, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और इशू रेफर किया जाता है फाइनेंस कमीशन को, तो उस बारे में भी फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। तो इसी आर्टिकल 280 के अंतर्गत हमारे देश में आज़ादी के बाद से अभी तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशंस गठित किए जा चुके हैं।
2015 से लेकर 2020 के बीच 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू थी। 2020 से 2025 के लिए 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। बाकी और 4 मेंबर्स थे, शक्तिकांता दास जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, अशोक लहरी, रमेश चंद और अनूप सिंह। ये 5 सदस्य थे 15th फाइनेंस कमीशन में, और इस फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था 2017 में। इनकी रिकमेंडेशंस लागू होंगी 2020 से लेकर 2025 के बीच में। जब देखो इस 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, तो कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी दी गई थी। मतलब बोला गया था राष्ट्रपति के द्वारा, जब आप अपनी रिकमेंडेशंस दो तो इन बातों का ख्याल रखो। उन कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा एक बात 15th फाइनेंस कमीशन को ये बोली गई थी कि आप अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल कीजिए। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला था कि भैया आप 1971 के सेंसस की रिपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ना कि 2011 की सेंसस की रिपोर्ट का। उसका साफ साफ रीज़न ये है, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अपने प्रयासों से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है। तो 2011 की सेंसस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो कम रेवेन्यू हासिल होगा साउथ इंडिया के स्टेट्स को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार कम है। और 1971 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है तो रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता है साउथ इंडिया के स्टेट्स को। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स ने विरोध किया था, आप 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल मत कीजिए, 1971 के सेंसस डेटा का ही इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, ये बोला गया था कमीशन को कि आप एग्जामिन कीजिए क्या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो कुछ स्टेट्स को दी जाती हैं, इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को देने की आवश्यकता स्टेट्स को है या फिर नहीं है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब ये होता है वो स्टेट्स जिनकी इकोनॉमी में लगातार रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, मतलब उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो ऐसे स्टेट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर सकें। एफआरबीएम एक्ट 2003 के अनुसार ऐसे स्टेट्स को सेंटर के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। तो कमीशन को ये बोला गया था, आप बताइए इस ग्रांट को देने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। स्टेट्स ने विरोध किया था। स्टेट ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से भूमिका गठित कर रही है और आने वाले समय में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर सकती है, लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए। तीसरी टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, ये बोला गया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कि डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए, और वो भी डेवल्यूशन से पहले। मतलब जो नेट टैक्स प्रोसीड को डिवाइड किया जाता है उसके डिवीजन से पहले नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए फंड में पैसा डाल दिया जाए। स्टेट्स को लगता था ऐसा करने से हमारा जो शेयर है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर डिफेंस संबंधित, सिक्योरिटी संबंधित कोई फंड बनाना है तो उसमें पैसा डाला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने शेयर से। तो इन 3 पॉइंट्स पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी 2017 में, जब फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। वैसे कुछ स्टेट्स को यह भी डर था कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि नेट टैक्स प्रोसीड्स का 42% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 58% मिले सेंट्रल गवर्नमेंट को। 15th फाइनेंस कमीशन कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दे सकता है कि 42% के बजाय कम मिले स्टेट्स को और ज़्यादा मिले सेंटर को। डर था ये कुछ स्टेट्स को, अगर ऐसी कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जिसमें सेंटर का शेयर इंक्रीज हो जाता है, स्टेट्स का शेयर कम हो जाता है, तो मतलब स्टेट्स को कम पैसे मिलेंगे डिवीजन से खर्च करने के लिए। देखो, 30 अक्टूबर 2019 से पहले इस 15th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपनी थी, बट 3 बार 15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया। फाइनेंस कमीशन के टेन्योर को एक्सटेंड करने के पीछे मेनली 3 रीजंस थे। एक तो देखो, पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। दूसरा, टैक्स कलेक्शन उम्मीदों से काफ़ी कम है। तीसरा, जीडीपी भी स्लो डाउन के फेज से गुजर रही है। तो इस
अनिश्चितताओं के माहौल में 15th फाइनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशंस देनी पड़ रही है राष्ट्रपति को। इसी वजह से उन्हें शायद काफ़ी बार चेंजेस करने पड़े और उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। अब देखो, कंटेस्ट ये है, एक इंटरिम रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन ने राष्ट्रपति को दे दी है और उसे पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। अभी जो रिपोर्ट सौंपी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो फाइनल नहीं है, वो सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट है। अभी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन इंटरिम रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं उनमें देखो बड़े स्केल पे बदलाव नहीं आएगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं। सबसे पहली बात, क्या 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है जिसमें कहा गया हो डिवीजन से सेंटर का जो शेयर है वो इंक्रीज हो और स्टेट का शेयर जो है वो कम हो? नहीं, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था डिवीजन से 42% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 58% सेंटर को, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है 42% के बजाय 41% मिले स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 59% मिले सेंटर को। और 1% भी देखो इसलिए कम किया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था वो अब एक राज्य नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। तो इस वजह से 1% स्टेट्स का जो शेयर है वो कम कर दिया गया है। तो मतलब कुछ स्टेट्स जो डर रहे थे कि स्टेट्स का शेयर कम किया जाएगा वर्टिकल डिवीजन में, वो डर सही साबित नहीं हुआ। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। दूसरा डर कुछ स्टेट्स को ये था, 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि स्टेट्स को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म कर दिया जाए। क्या फाइनेंस कमीशन ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन दी है? नहीं। 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करने की रिकमेंडेशन नहीं दी है। पहले की तरह स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे कंसर्न की। फाइनेंस कमीशन को बोला गया था सेंसस 2011 के डेटा का इस्तेमाल किया जाए बजाय 1971 के सेंसस के डेटा के। साउथ इंडिया के स्टेट्स को इस टर्म ऑफ रेफरेंस से शिकायत थी, कंसर्न थे। उन्होंने कहा था हमने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी सज़ा आप हमें मत दीजिए बल्कि इसके लिए आप हमें इनाम दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। तो क्या हुआ है इस पर क्या हुआ जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। देखो, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, वर्टिकल डिवोल्यूशन से यह डिसाइड होता है कि सेंटर को कितना मिलेगा नेट टैक्स प्रोसीड से और स्टेट्स को कितना मिलेगा। मान लीजिए 15th फाइनेंस कमीशन ने ये बता दिया कि 41% मिलेगा स्टेट्स को, बाकी बचा हुआ 59% मिलेगा सेंटर को। तो ये क्या हुआ? ये हुआ वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब ये 41% हमारे देश में 28 स्टेट्स के बीच कैसे डिवाइड होगा ये भी तो डिसाइड करना है ना। इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। कैसे डिवाइड होगा इसके लिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है और इस फॉर्मूले के आधार पर सभी स्टेट्स को अपना अपना शेयर मिलता है। फॉर्मूले में देखो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को वेटेज दी जाती हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये इंडेक्स दे सकते हो कि 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कौन से इंडिकेटर को कितनी वेटेज दी गई थी जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को अपना अपना शेयर मिलेगा। 12th फाइनेंस कमीशन के आधार पर कौन से इंडिकेटर को कितनी वेटेज दी गई थी। 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा किन किन इंडिकेटर्स को तवज्जो दी गई थी। उसके बाद 14th, और अब हमारा जो फोकस है वो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड किए गए फॉर्मूले पर है। 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड किए गए फॉर्मूले में 50% वेटेज दी गई थी इनकम डिस्टेंस को। इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है? इनकम डिस्टेंस हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट है बिहार। बिहार में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना कम है उस स्टेट से जहां पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। मान लेते हैं केरल में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है कितना, 1000, और बिहार में पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 200।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना है 800। उसी प्रकार से सभी राज्यों का डिफरेंस देखते जाएंगे। जिस राज्य का जितना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा डिवीजन से। ऐसा देखो, इसलिए तभी तो हमारे देश में जो गरीब राज्य हैं वहाँ पर जीने का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। अगर देखो डिवीजन से अमीर राज्यों को ही पैसा दे दिया जाए तो अमीर राज्य और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब राज्य और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो इनकम डिस्टेंस को 50% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन अब 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इनकम डिस्टेंस को वेटेज दी गई है 45%। नेक्स्ट, पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अनुसार इस क्राइटेरिया को 17.5% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। लेकिन आपको याद होगा टर्म ऑफ रेफरेंस जो दी गई थी उसमें बोला गया था कि 15th फाइनेंस कमीशन 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल करे, 1971 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल ना करे। तो इस क्राइटेरिया को 0% वेटेज अब दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। मतलब जो डर था साउथ इंडिया के स्टेट्स का वो सही साबित हुआ है, लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स को अपीज करने के लिए कुछ और किया गया है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन को 10% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस वेटेज को इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट, टैक्स एफर्ट, कौन सा राज्य ज़्यादा टैक्स एफर्ट लगा रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। इस क्राइटेरिया को 2.5% वेटेज दी गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अपने फॉर्मूले में, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को कोई वेटेज नहीं दी थी। नेक्स्ट, एरिया, कौन से राज्य का एरिया कितना है, इसको 15% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा और 15th फाइनेंस कमीशन ने भी इस वेटेज को ज्यों की त्यों बरकरार रखा है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर, किस राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है, इस क्राइटेरिया को 7.5% वेटेज दी गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है इस वेटेज को इंक्रीज करके 10% कर दिया जाए। समझ गए, मतलब 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार फॉरेस्ट कवर को वेटेज 7.5%, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार फॉरेस्ट कवर को वेटेज 10%। सबसे लास्ट में बात है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस स्कीम। देखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स को डर था कि हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है और हमें पिनलाइज किया जा रहा है 2011 के सेंसस के डेटा का इस्तेमाल करके, लेकिन उनके इस कंसर्न को शांत करने के लिए एक नए क्राइटेरिया को वेटेज दी गई है 12.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में स्कोर काउंट किया जाएगा फर्टिलिटी रेट के आधार पर। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला के एवरेज कितने बच्चे हैं। अब देखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है, यानी महिला के एवरेज जो बच्चे हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स में वो कम हैं, तो उनको इस क्राइटेरिया में ज़्यादा स्कोर प्राप्त होगा। ये एक कोशिश की गई है साउथ इंडिया के स्टेट्स के उस डर को एड्रेस करने के लिए जिसमें उन्हें लगता था 2011 के सेंसस का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारा स्कोर कम रहेगा, हमें कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो 12.5% वेटेज दे दी गई है एक नए क्राइटेरिया को जिसमें स्कोर अच्छा रहेगा साउथ इंडिया के स्टेट्स का, क्योंकि उन स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, उन्होंने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। अगर 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है, जो कि मान ही लिया जाएगा, आज़ादी के बाद से ही ऐसा ट्रेंड है, तो वो राज्य जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा नए फॉर्मूला के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, जिसका 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार शेयर था 1.37%, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का शेयर इंक्रीज होकर हो जाएगा 1.76%। मेघालय का 0.64% से बढ़ के हो जाएगा 0.77%, मणिपुर का 0.62 से बढ़ के हो जाएगा 0.72%। और वो स्टेट्स जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उसमें आंध्र प्रदेश का नंबर सबसे ऊपर है। 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार इनका शेयर था 4.3%,
लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आंध्र प्रदेश का शेयर घट के हो जाएगा 4.11%, असम का शेयर घटकर हो जाएगा 3.31% से लेकर 3.13%, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक इनका शेयर भी काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन इन स्टेट्स को डिवोल्यूशन के बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा है। ये इन्फोग्राफिक देखो काफ़ी अच्छा है। इस इन्फोग्राफिक की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन से क्राइटेरिया को कितना वेटेज दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन को 15%, एरिया को 15%, इनकम एंड डिस्टेंस को 45% यहाँ पे देखो, और उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%, टैक्स एफर्ट को 2.5%। डेवोल्यूशन 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 29.5% मिले स्टेट्स को, बाकी बचा हुआ सेंटर को। 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया 30.5% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 32% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 42% मिले स्टेट्स को, बाकी सेंटर को। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा 41% मिले स्टेट्स को और बाकी सेंटर को। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की दूसरी रिकमेंडेशंस के बारे में हम बात करें, एक रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये दी गई है, लोकल बॉडीज़ को 90,000 करोड़ की ग्रांट दी जाए। 90,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ दिए जाएं पंचायत को और 29,000 करोड़ दिए जाएं म्यूनसिपल बॉडीज़ को। पैसा पंचायत की तीनों लेयर्स को मिलेगा, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम सभा। और देखो 50% जो पैसा मिलेगा विभिन्न पंचायत को, वो मिलेगा परफॉर्मेंस के आधार पर। जिन पंचायत ने सैनिटेशन को इम्प्रूव करने पर, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई इम्प्रूव करने में अच्छा काम किया है, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और बाकी 50% जो पैसा है वो अनटाइड है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं मिलेगा। म्यूनसिपैलिटीज़ के केस में 9200-2900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उन सिटीज़ को जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और बचे हुए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बाकी बचे हुए टाउन्स को। डिजास्टर रिलीफ के मामले में कमीशन ने ये रिकमेंड किया है एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाए सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए टोटल 28,183 करोड़ रुपए देने की रिकमेंडेशन दी है फाइनेंस कमीशन ने, और 28,183 करोड़ में से सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 22,184 करोड़, और बाकी बचा हुआ कंट्रीब्यूशन आएगा विभिन्न स्टेट से। कौन सा स्टेट कितना पैसा देगा 6,000 करोड़ में से, ये देखो डिसाइड होगा पास्ट में किस स्टेट में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आया है, किसी स्टेट का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में उस स्टेट का स्थान कितना है। इन 4 इंडिकेटर्स के आधार पर तय होगा कि कौन सा स्टेट कितना पैसा देगा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ सेक्टोरल ग्रांट देने के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है 7,735 करोड़ दिए जाएं न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो बच्चे जिनकी एज 0 से 6 साल के बीच में हैं, और वो मदर्स जो अभी दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, ऐसे लोगों में न्यूट्रिशन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए 7,735 करोड़ देने की रिकमेंडेशन दी है 15th फाइनेंस कमीशन ने। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, ग्रांट दी जाए पुलिस ट्रेनिंग के लिए, मॉडर्नाइजेशन एंड हाउसिंग, रेलवे प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स टेकन ऑन ए कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड्स, जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करना, स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इम्प्रूव करना, इन सब के लिए भी ग्रांट्स दी जाए। ऐसी रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई है, और इसके लिए स्टेट्स जो हैं वो आवश्यक ग्राउंड को तैयार करें ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जा सके। इसके बाद देखो फाइनेंस कमीशन ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके अनुसार वो स्टेट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने में, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट में, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने में, ऐसे स्टेट्स को परफॉर्मेंस ग्रांट दी जाए। मतलब जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है इन सभी स्फीयर्स में, उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए ग्रांट दी जाए। ये एक प्रकार से इंसेंटिव होगा वेरियस स्टेट्स के लिए कि वो इन सब एरियाज़ में अच्छा काम करें। लेकिन देखो
एग्जैक्ट डिटेल्स को कार्व आउट करना, ब्रॉड फ्रेमवर्क तो दे दिया है 15th फाइनेंस कमीशन ने, लेकिन एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करना ये एक मुश्किल भरा काम होगा। और वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। देखना ये होगा किस प्रकार से स्पेसिफिक डिटेल्स कार्व आउट की जाती हैं परफॉर्मेंस और मॉनिटरेबल ग्रांट से संबंधित। लास्ट पॉइंट देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए एक सेपरेट फंड से संबंधित है। आपको याद होगा एक टर्म ऑफ रेफरेंस जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी वो ये था कि डिवोल्यूशन से पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी फंड में पैसा डाल दिया जाए। स्टेट्स ने इसका विरोध किया था। स्टेट्स ने कहा था सेंटर अपने पैसे से डिफेंस एक्सपेंडिचर फंड के लिए पैसे डाले, स्टेट के शेयर से पैसा ना जाए डिफेंस संबंधित फंड के लिए। तो इस पर फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन ये दी है कि हम एक एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप करेंगे ताकि नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस्टेब्लिश किया जा सके। और इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? इस फंड में पैसा आएगा डिविजल पूल से, मतलब टैक्स को डिवाइड करने से पहले जो पूल होता है वहाँ से पैसा जाएगा इस फंड में। मतलब स्टेट का जो शेयर है वो कम होगा क्योंकि स्टेट्स भी पैसा देंगे इस डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्टेब्लिश किए जाने वाले फंड में। मतलब स्टेट्स का जो डर था वो सही साबित हुआ। फाइनेंस कमीशन ने बोला है जल्द ही हम एक एक्सपर्ट ग्रुप गठित करेंगे ताकि वो नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस्टेब्लिश कर सकें। तो इस प्रकार से आपने कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से फाइनेंस कमीशन से संबंधित पुराने आर्टिकल को रिवाइज किया। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। अब हुआ क्या है, मंडे को 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा जब 15th फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था, जो हमने पुराने आर्टिकल में रिवाइज किया। 15th फाइनेंस कमीशन की ये जो रिपोर्ट है ये 2025-2026 तक एप्लीकेबल होगी। अभी देखो रिकमेंडेशंस पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, जब पार्लियामेंट में रखी जाएंगी सरकार के द्वारा रिकमेंडेशंस तब पब्लिक डोमेन में आएंगी कि 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया क्या है। उसके बाद सरकार अपनी एक्शन रिपोर्ट भी सामने रखेगी कि सरकार ने 15th फाइनेंस कमीशन की कौन सी रिकमेंडेशंस को माना है और कौन सी रिकमेंडेशंस को नहीं माना है। वैसे देखो 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको सरकार ने मान लिया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था जो रेवेन्यूज़ का डिविजनल पूल है, डिवाइड होने वाला रेवेन्यू है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसका 58% हिस्सा मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 42% हिस्सा मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मान लिया गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालाकी कर दी। चालाकी क्या कर दी? सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज दोनों होते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। मान लीजिए आपको टोटल टैक्स देना है 1000 रुपये, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, मान लीजिए 4%। अब सेस जो होता है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है, जैसे कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस। लेकिन सरचार्ज जो होता है ये किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सरचार्ज और सेस से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होता है ना, इनको स्टेट के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकली बड़ी चालाक। इन्होंने क्या किया, शेयर तो इंक्रीज कर दिया 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का, लेकिन चालाकी कर ली, सेस और सरचार्ज ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। ज़्यादा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस और सरचार्ज से प्राप्त होने लगा, जिसको शेयर करने की आवश्यकता भी नहीं थी स्टेट्स के साथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स भी बंद कर दी काफ़ी सारी। मतलब ऐसी स्कीम्स जिनको सेंटर के द्वारा चलाया जाता था उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। मतलब ये हुआ एक हाथ से पैसे दिए, दूसरे हाथ से ले लिए। तो नेट जो स्टेट्स को फायदा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है और भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं 15th फाइनेंस कमीशन को जो रेफरेंसेस दी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा उनसे, जैसे कि देखो नॉन लैप्सेबल फंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्पेंडिंग के लिए, जो हमने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया। और साउदर्न स्टेट्स का एक कंसर्न ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिकमेंडेशंस देगा, अगर 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से देगा तो फिर साउदर्न स्टेट्स को कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, क्योंकि
साउदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हुई है पिछले कुछ सालों में, तो साउदर्न स्टेट्स को ये लगेगा अरे हमने तो बढ़िया काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके, और हमको तो पिनलाइज किया जा रहा है, हमको तो कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो आरबीआई की असेसमेंट के अनुसार इवन कोविड-19 से पहले भी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी और इसकी वजह से विभिन्न स्टेट्स को कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, और कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पिछले साल फाइनेंशियल पैनल ने अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट रखी थी 2020-2021 के लिए। इसमें यह कहा गया था 5 साल के लिए फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी फिलहाल स्लो डाउन कर रही है कई सारे रिफॉर्म्स के कारण, जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी। और फाइनेंस पैनल की जो फाइनल जो रिपोर्ट आई है वो तो ऐसे क्रिटिकल टाइम पर आई है जब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। तो आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है, देखो वेरियस स्टेट्स अभी पसोपेस में हैं, वो परेशान हैं, कहीं 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ ऐसा ना रेकमेंड कर दिया हो जिससे ऑलरेडी हमारे पास जो रेवेन्यू की कमी है वो और ज़्यादा कमी हो जाए। वैसे भी सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी की वजह से काफ़ी समय तक विवाद रहा। सेंटर ने एक फॉर्मूला सुझाया जिसे 22 स्टेट्स ने मान लिया। कुछ स्टेट्स ने अभी भी सेंटर के सुझाए फॉर्मूले को नहीं माना है। जीएसटी का जो ड्यू है अभी भी बाकी है, सेंटर को पैसा देना है स्टेट्स को। तो आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है आप जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पब्लिक में ले आओ, और किसी इशू पर अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिफरेंस है तो उस पर डिबेट हो जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर देखो दोनों सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होता है, तो इससे देश भी बेहतर ढंग से तरक्की करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट के मामले में वियतनाम और बांग्लादेश से लेसन्स लर्न करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है वियतनाम और बांग्लादेश ये ऐसे देश हैं जो एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो आज के समय में बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखो सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर है बांग्लादेश चाइना के बाद। अपैरल मतलब परिधान यानी कपड़े। और वियतनाम का भी जो एक्सपोर्ट है अपैरल सेक्टर में पिछले 8 सालों में 240% इंक्रीज हो गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार वियतनाम और बांग्लादेश ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज अपनाई हैं जिनको इंडिया भी अपना सकता है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। पहले तो हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम ने देखो ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाई है, मतलब कि बहुत सारे देशों के साथ वियतनाम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। ये देश वियतनाम से जब प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते, तो इससे वियतनाम के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा आसानी से दूसरे देशों में पहुंच पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वियतनाम ने भी अपनी मार्केट को पूरी तरह से ओपन कर दिया है। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा एक देश को तो नहीं होता ना। अगर वियतनाम के प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री जाते हैं दूसरे देशों में, तो दूसरे देशों के भी प्रोडक्ट तो वियतनाम की मार्केट में आएंगे ना ड्यूटी फ्री। तो वियतनाम इसके लिए तैयार है। जैसे यूरोपियन यूनियन के 99% जो प्रोडक्ट्स हैं वो वियतनाम में एंटर करते हैं ड्यूटी फ्री। तो कहने का मतलब है वियतनाम ने ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाई है। चीप लेबर मौजूद है वियतनाम में, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। आप बताइए कौन सी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी जहाँ पे लेबर सस्ती हो। नेक्स्ट, इसके अलावा भी फॉरेन फर्म्स अगर वियतनाम में इन्वेस्ट करती हैं तो उनको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वियतनाम के द्वारा दिए जाते हैं। वियतनाम ने अपने काफ़ी सारे डोमेस्टिक लॉज को बदल दिया है ताकि देश को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके इन्वेस्टर्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आज के समय में वियतनाम की पॉलिसीज ऐसी हैं, यूरोपियन यूनियन की फर्म्स वियतनाम में अपनी दुकान खोल सकती हैं, रिटेल ट्रेड में एंटर कर सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई टेंडर हो, प्राइवेट सेक्टर का कोई टेंडर हो, उसके लिए बोली लगाई जा सकती है यूरोपियन यूनियन की फर्म्स के द्वारा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की फर्म्स
इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, डिफेंस, रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हालांकि देखो, ये जो मॉडल है कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया के लिए अच्छा हो, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा सेक्शन अभी भी ऐसा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो हमें हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है इंपोर्ट से। और हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वियतनाम में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ तो वन पार्टी रूल है। तो हमारे देश में ऐसी कुछ पॉलिसी अगर सरकार लेके भी आती है तो भारी विरोध होता है। अभी आप देख रहे हो कैसे फार्म लॉज का विरोध हो रहा है, लेकिन वियतनाम में सरकार इस प्रकार के विरोध को इग्नोर कर सकती है क्योंकि वहाँ पे ओपोजिशन नहीं है, सिंगल पार्टी रूल है। इसका फायदा वियतनाम को मिला है और पिछले 10 सालों में बड़े बड़े ब्रांड्स ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया है, जैसे सैमसंग, कैनन, फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन बताइए कौन से देश की कंपनी है, क्या करती है? ये देखो ताइवान की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। एप्पल के लिए आईफोन वगैरह बनाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेती है बड़ी कंपनी से। H&M ये अपैरल सेक्टर की कंपनी है। नाइकी, एडिडास, IKEA ये फर्नीचर कंपनीज हैं। कोई नहीं पूछने वाला, ये KBC टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इन्होंने वियतनाम में इन्वेस्ट किया है। वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है 2010 में था $83.5 बिलियन, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया है $279 बिलियन। वियतनाम के बाद अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को और USA को। इवन बांग्लादेश का टोटल जो एक्सपोर्ट है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा तो अपैरल एक्सपोर्ट का है, यानी कपड़ों का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बांग्लादेश को फ़ायदा इस बात का भी मिलता है कि यूरोपियन यूनियन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से जब माल इंपोर्ट करता है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाता, और बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलप कंट्री में आता है तो बांग्लादेश के कपड़े पहुंचते हैं यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि आज से 4 या फिर 7 साल के बीच में बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री ना रहे। तो फिर इसका रिजल्ट तो ये निकलेगा ना, फिर बांग्लादेश के कपड़े यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री नहीं पहुंच पाएंगे, उस पर ड्यूटी लगेगी और फिर बांग्लादेश के कपड़े यूरोपियन यूनियन में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। बांग्लादेश भी इस बात को जानता है, इसीलिए बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश को लगता है अरे टोटली यूरोपियन यूनियन को कपड़े एक्सपोर्ट करके काम नहीं चलेगा, रिस्क है, इसलिए एक ही चीज़ पे डिपेंड होना ठीक नहीं है। तो बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इंडिया में बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं बांग्लादेश से, वो भी ड्यूटी फ्री एक्सेप्ट अल्कोहल एंड टोबैको। अल्कोहल एंड टोबैको को छोड़ के हम बांग्लादेश से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों के मॉडल्स को समझ लिया, वियतनाम के मॉडल को भी समझ लिया और बांग्लादेश के मॉडल को भी समझ लिया। बांग्लादेश से देखो हम ये सीख सकते हैं कि अगर जल्दी से आपको एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है तो बड़ी फर्म्स को आप सपोर्ट करो, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको आप सपोर्ट करो, क्योंकि बड़ी जो कंपनीज हैं वो देखो बेहतर पोजीशन में होती हैं, वो बेहतर जल्दी से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकती हैं, वो एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर सकती हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन, USA जिस प्रकार के प्रोडक्ट चाहते हैं उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बड़ी फर्म्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो मार्केटिंग भी अच्छे से कर लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी फर्म्स को सपोर्ट करना बंद कर दो। ऐसा मॉडल हो सकता है कि जो छोटी फर्म्स हैं वो बड़ी फर्म्स को सप्लाई करें रॉ मटेरियल या फिर दूसरी चीज़ें, और बाद में धीरे धीरे ये छोटी फर्म्स भी बड़ी बनती जाएं। वियतनाम ने क्या किया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने डोमेस्टिक लॉज को बदल दिया। बट देखो ध्यान देने वाली बात यह है, वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 5 सेक्टर्स में है। मतलब यूं नहीं कह सकते कि सारा ही एक्सपोर्ट 5 सेक्टर में है, लेकिन वियतनाम के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा 5 सेक्टर्स में है, जबकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। तो मतलब ये बात तो इंडिया की अच्छी है, किसी भी देश का जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया सिर्फ तेल बेचता है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम क्या हैं। अगर तेल के दाम कम हो गए तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होना स्टार्ट हो जाएगी।
अगर तेल का कोई अल्टरनेटिव मिल गया, जैसे यूएसए ने शेल गैस खोज ली, तो भी सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं डाल सकते, मतलब एक ही चीज़ पर आप डिपेंड नहीं हो सकते अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। अब देखो, एक इंडेक्स होता है इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है इस आधार पर कि विभिन्न देशों का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बास्केट है वो कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखो वही बात, वियतनाम बहुत हद तक डिपेंडेंट है कपड़ों के लिए, बांग्लादेश बहुत हद तक डिपेंडेंट है कपड़ों के लिए। तो इन देशों की रैंकिंग कम होगी इस इंडेक्स में, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई नहीं है, एक ही चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कल को उस चीज़ का अल्टरनेटिव मिल गया तो फिर इन देशों की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, इन देशों का जो एक्सपोर्ट है वो एकदम से कम हो जाएगा। तो ईसीआई में चाइना की रैंक 32 है, इंडिया की 43, वियतनाम की 79, बांग्लादेश की 127। यहां पर राइटर का कहने का पॉइंट ये है, जो लेसन्स हम सीख सकते हैं बांग्लादेश और वियतनाम से वो हम सीखें, लेकिन इनके मॉडल को पूरी तरह से इमुलेट नहीं किया जा सकता। कई सेक्टर्स में तो, कई चीज़ों में तो इंडिया की भी स्ट्रेंथ है, जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड है। इंडिया क्या कर सकता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया सेक्टोरल इंडस्ट्रियल जोन इस्टेब्लिश कर सकता है विद प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेसिस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए महाराष्ट्र में सरकार ने बहुत सारी जगह रिजर्व कर दी कि ये बड़ा एरिया है 100 एकड़ का, यहां पर अगर कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है तो यहां पे आके कर सकता है। स्पेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने पहले से जमीन लेके रखी है। अब यूएसए का कोई कपड़े मैन्युफैक्चर करने वाला ओनर है, वो इंडिया में आएगा, इस सेक्टोरल जोन में फैक्ट्री खरीदने के लिए अप्लाई करेगा, मतलब जगह खरीदने के लिए अप्लाई करेगा, और सरकार जल्दी से उस पर्सन को स्पेस उपलब्ध करवा देगी। तो इससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी से आ सकेगी। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जब आती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंड की। लैंड हमारे देश में आसानी से अवेलेबल नहीं है। एकदम से 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड कहीं पे खरीदना है तो उपलब्ध होता नहीं है, एक्वायर करना पड़ता है, तो पूरा केस चला जाता है कोर्ट्स में, कंपनसेशन की लिटिगेशंस आ जाती हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाती। तो सरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्रियल जोन इस्टेब्लिश करेगी और वहां पे प्री अप्रूव्ड फैक्ट्री स्पेस अगर प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को, तो ज़्यादा जल्दी से इन्वेस्टमेंट आ सकेगी। इसके बाद देखो, वियतनाम के मॉडल का एक और नुकसान बताया जाता है। नो डाउट वियतनाम का जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका एक रीज़न ये भी है, एमएनसीज ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वियतनाम में। बट देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वियतनाम को रेवेन्यू भी ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात कीजिए वियतनाम से, ज़्यादातर तो देखो वियतनाम में असेंबलिंग होती है चीज़ों की, जैसे मोबाइल की आप बात कर लीजिए, आईफोन की, विभिन्न जो सप्लायर हैं वो रॉ मटेरियल को, इनपुट को सप्लाई करेंगे, कोई माइक्रो प्रोसेसर सप्लाई करेगा, कोई फाइनल बॉडी सप्लाई करेगा, कोई चार्जर सप्लाई करेगा, और अंत में आईफोन तैयार हो जाएगा जो एक्सपोर्ट हो जाएगा वियतनाम से। बट इससे क्योंकि चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से वियतनाम को ज़्यादा डॉलर प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वियतनाम में सिर्फ चीज़ों की असेंबलिंग हुई है। चाइना भी यही इशू फेस कर रहा है। अब लास्ट में एक नेगेटिव पॉइंट ये है, देखो वियतनाम की इकोनॉमी ओवरऑल भी एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो किसी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात हम हमेशा करते हैं कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ऑयल एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जो कि सही बात नहीं है। जैसे देखो बड़े देशों की इकोनॉमी देखो, एक टर्म होती है ईजीआर, ईजीआर मतलब एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो। ये जितनी ज़्यादा हो, इसका मतलब उस देश को आगे जाके उतना ही खतरा हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। यूएसए का ईजीआर है 11.7%, जापान का है 18.5%, इंडिया का है 18.7%, चाइना का है 18.4%, और जबकि वियतनाम का कितना है 107%। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है वियतनाम की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर। ज़्यादातर बड़े जो देश हैं वो ओपन ट्रेड पॉलिसी फॉलो तो करते हैं, लेकिन हर किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं साइन करते। लोकल मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट भी देखा जाता है, जैसे इंडिया ने आरसीईपी को साइन नहीं किया
किसानों का इंटरेस्ट देखते हुए जो अनफेयर इंपोर्ट होता है उस पर लगाम लगाई जाती है बड़े देशों के द्वारा, जैसे इंडिया समेत दूसरे देश एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर दूसरे टूल्स अपनाते हैं अनफेयर इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। ज़्यादातर बड़े देश एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के बीच और एमएनसीज के बीच। जैसे अभी तो फ्लिपकार्ट देखो इंडिया की कंपनी नहीं रही, पहले सरकार की कोशिश ये थी कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए। अब तो देखो फ्लिपकार्ट लोकल कंपनी रही नहीं, वॉलमार्ट का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है फ्लिपकार्ट में। तो कुल मिलाकर राइटर इस पूरे आर्टिकल की सहायता से ये बात बोलने की कोशिश करते हैं जो लेसन हम सीख सकते हैं वो सीखें बांग्लादेश और वियतनाम से, बट जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया को बांग्लादेश से तो हम हमेशा यूं नहीं कह सकते कि बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है। काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बांग्लादेश के, वियतनाम के, आप उनको भी कंसीडर कीजिए अगर आपको कंपेयर ही करना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर्स के दौरान पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाने से संबंधित हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। कंटेक्स्ट क्या है, देखो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि यूरोप के काफ़ी देशों में कोविड-19 की सेकेंड वेव इमर्ज होकर आई है। मतलब केसेस कम हो गए थे लेकिन विंटर के दौरान केसेस एक बार फिर से बढ़ गए हैं कोविड-19 के। इवन पहले से भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में एक कॉम्प्लेसेंसी देखने को मिल रही है। लोग उतने सजग नहीं हैं, उतने केयरफुल नहीं हैं जितना पहले थे। शायद इसलिए क्योंकि अब फैटीग आ चुका है। फैटीग मतलब अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यार जो होगा देखा जाएगा, बहुत दिन हो गए, अब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं झेली जाती। तो ये जो एटीट्यूड है इस वजह से भी केसेस की संख्या इंक्रीज हो रही है। इंडिया भी सेकेंड वेव का सामना कर सकता है और दिल्ली जैसे स्टेट में तो इवन ये भी कहा जा रहा है दूसरी क्या तीसरी वेव आ गई है कोविड-19 की। तो क्वेश्चन ये उठता है सरकार को तो कम से कम तैयार होना चाहिए ना कोविड-19 की सेकेंड वेव का सामना करने के लिए। और सरकार जब तैयार हो कोविड-19 की सेकेंड वेव का सामना करने के लिए तो पहली वेव के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो फायदा उठाया गया था, जिसको इन्वोक किया गया था, उसमें क्या फेरबदल किया जा सकता है या फिर क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है ताकि सरकार और बेहतर ढंग से डिजास्टर से लड़ सके। और जिस बात पर राइटर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये है कि पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत किया जाए, इसका एक लीगल प्रोविजन किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। अगर सरकार चाहती है डिजास्टर से बेहतर ढंग से निपटा जा सके, अगर डिजास्टर आने से पहले ही सरकार अपने आप को प्रिपेयर करना चाहती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इस बात का प्रोविजन किया जाए कि पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी मजबूत हो। तो पॉइंट यही है इस आर्टिकल में। इस पॉइंट को साबित करने के लिए अब राइटर भूमिका बनाते हैं, आर्गुमेंट देते हैं। राइटर कहते हैं देखो जब मार्च में कोविड-19 आया था, हालांकि पहले ही आया था लेकिन इंडिया में मार्च में केसेस ज़्यादा सामने आने स्टार्ट हुए थे, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक किया गया था। 2 प्रोविजंस सरकार के द्वारा मेनली इंप्लीमेंट किए गए। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो इलाज प्रोवाइड किया जा रहा था कोविड-19 पेशेंट्स का, उस पर सरकार ने कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं वसूल सकते कोविड-19 के पेशेंट से। इवन मास्क, सैनिटाइजर, इनकी कीमतों पर भी सरकार ने कैप लगा दिया था ताकि इन प्रोडक्ट्स की कालाबाजारी को रोका जा सके और रिटेलर्स मनमाने दाम नहीं वसूल सकें। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोविड-19 के केसेस रोकने में सरकार असफल साबित होती ना, अगर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते सैनिटाइजर और मास्क जैसे प्रोडक्ट्स। इसलिए सरकार ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों पर कैप लगा दिया। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है क्या सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 की ट्रीटमेंट पर जो कैप लगाया, एक लिमिट लगाई, क्या इसका फायदा हुआ? इसका आंसर है नो। क्यों? देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ना वो धर्म के लिए काम तो करते नहीं हैं, प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं। बेशक कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे जिनका मेन लक्ष्य पब्लिक सर्विस होगा, कुछ ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जो बैलेंस इस्टेब्लिश करते होंगे पब्लिक सर्विस और प्रॉफिट के बीच में, बट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं।
तो सरकार ने जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट पर कीमतों का बैन लगाया, कीमतों का लिमिटेशन लगाई, तो काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो ऐसे थे जिन्होंने सरकार के इस रेगुलेशन को माना ही नहीं। वो मनमाने दाम फिर भी वसूलते रहे और रेगुलेशन इतना ज़्यादा वीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़्यादा दाम वसूलने के बावजूद सरकार कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको रेगुलेट करना सरकार के लिए आसान नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम कोविड-19 के पेशेंट्स को नहीं लेंगे सरकार के कहने के बावजूद। आमतौर पे देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो ऐसे केसेस को लेना पसंद करते हैं जिनमें उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिखता है। वो ऐसे केसेस को लेना पसंद नहीं करते हैं जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जिससे उनका जो स्टाफ है वो भी इन्फेक्ट हो जाए, जिनको हैंडल करने में उनका ज़्यादा खर्चा आए, या फिर जिनकी प्रोफाइल अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस को जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेना पसंद नहीं करते हैं और यही देखा गया डिजास्टर के दौरान भी। तो राइटर इन सब बातों की सहायता से अपना पॉइंट ये रखना चाहते हैं कि डिजास्टर से अगर आप निपटना चाहते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सहायता से आप डिजास्टर से नहीं निपट सकते। अगर आप डिजास्टर से निपटना चाहते हो तो आपको अपनी पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत करना ही होगा। वैसे तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि स्टेट्स, हॉस्पिटल्स अपना इमरजेंसी प्लान पहले से तैयार रखें। ये तो उनका काम है, बट यहाँ पर गैप्स हैं। पहले से प्लान तैयार नहीं रखा जाता विभिन्न हॉस्पिटल्स के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा। इसलिए राइटर ये सजेस्ट करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आप ये प्रोविजन कर दो कि पब्लिक सेक्टर कैपेसिटीज को मजबूत करना ही है। सरकार के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि सरकार की मर्जी है पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत करे या फिर ना करे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आप ये लीगल प्रोविजन ही कर दो कि डिजास्टर से निपटने के लिए सरकार को पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाना है। जैसे देखो, राइटर एक एग्जांपल देते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इस एक्ट ने प्रोग्रेसिव इवेंट्स को इग्नोर कर दिया है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू आउटब्रेक। इनसे भी हर साल बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बट इन पर तो ध्यान नहीं दिया जाता डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा। कोविड-19 पर तो काफ़ी ध्यान दिया गया, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव इवेंट्स हैं, एकदम से नहीं ये घटित होती, साल बर साल आती रहती हैं और बहुत से लोगों की जाने जाती हैं इन डिजीज़ की वजह से। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि इन इवेंट से, इन डिजीज़ से भी निपटा जा सके। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए देखो, ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाना मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाना। इनफ एविडेंस देखो मौजूद है जो ये कहता है, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत है किसी देश में, तो वहां पर डिजास्टर से ज़्यादा अच्छे से निपटा जा सकता है। इसके बाद राइटर इसका भी सजेशन देते हैं कि कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाया जाए। राइटर कहते हैं, सिनर्जी इस्टेब्लिश की जाए नेशनल हेल्थ मिशन के बीच और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बीच। सरकार का एक ऑलरेडी प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन। इन दोनों के बीच में अगर सिनर्जी इस्टेब्लिश की जाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाया जा सकता है डिजास्टर से निपटने के लिए। क्योंकि देखो, नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो सपोर्ट करता है कि हेल्थ केयर में, खास करके प्राइमरी हेल्थ केयर में, कम्युनिटी और लोकल बॉडीज का रोल होना चाहिए। और यही तो क्रिटिसिज्म है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लोकल बॉडी और कम्युनिटीज़ के ग्रेटर रोल पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। अगर दोनों के बीच में सिनर्जी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो लोकल बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी प्राइमरी हेल्थ केयर में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजास्टर को अच्छे से मैनेज करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि डिजास्टर से अच्छे से निपटने के लिए आप पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाओ और पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी में भी प्राइमरी हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करो। और कैसे फोकस करो? सिनर्जी इस्टेब्लिश करो नेशनल हेल्थ मिशन के बीच और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बीच। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी लीगल प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दो कि पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाना ही है, ताकि सरकार इसको एक ऑप्शन के तौर पर ना देखें कि पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी को मजबूत बनाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।